वेलकम बैक। ये जो टॉपिक है वो लिटिल बिट थ्योरेटिकल है, तो आप जस्ट इसको देखना शुरू कर दो कि जल्दी जल्दी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ जानने के लिए नहीं है, बस थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, वो सब चीज़ को जान लेना है। ठीक है, सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ मास को देखते हैं। लेंथ को देख चुके थे। ठीक है, द मास इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का एक बेसिक प्रॉपर्टी मास है, जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास यदि आपने कह दिया कि ये 10 kg है, तो ऐसा नहीं कि हम इसको लिफ्ट में रख देंगे तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, चांद पे चले गए तो दूसरा चीज़ हो जाएगा, टेम्परेचर मतलब ठंडे के सीजन में देखें तो दूसरा हो जाएगा। ये 10 kg ही रहेगा क्योंकि ये अमाउंट है काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो इसलिए टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे है। ऐसा यूनिट मास का क्या होता है? किलोग्राम होता है, केजी होता है। आपको जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। द प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाई बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स आर अवेलेबल इन मैनी अदर लैबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। वैसे सब कंट्री में एक जैसे प्रोटोटाइप रख दिया जाता है। एक तो है फ्रांस में जो आपने देखा, जो बताया गया था वहाँ पे, लेकिन प्रोटोटाइप हर कंट्री में है ताकि वहाँ से वेट को मतलब वेरीफाई किया जा सके। 1 kg मतलब ये, तो कोई यदि बनाता है तो वहाँ से वेरीफाई कर सके। इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये अवेलेबल है और वहाँ से कंपेयर इसको किया जा सकता है। ठीक है, NPL उसमें। ठीक, तो सिंपल इसमें 2-3 चीज़ें ही नोट करने वाली बात थी कि मास का यूनिट क्या है और ये डिपेंड नहीं करता किसी रेफरेंस फ्रेम पे, किसी प्लेस पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। While dealing with the atoms and molecules, the kilogram is inconvenient unit। इनकन्वीनियंट यूनिट है। आप सोचो ना, ग्राम मतलब ग्राम भी बहुत बड़ा यूनिट हो गया यदि हम एटम और मॉलिक्यूल का मास की बात करें तो। In this case, there is an important standard unit of mass called the Unified Atomic Mass Unit, U। ठीक है, U को यूज करते हैं यहाँ पे, यूनिट दूसरा रखते हैं। ये जब हम मोल जब हम मॉलिक्यूल या एटम्स के मास की बात करते हैं, जो कि बहुत छोटा है। ठीक है, मतलब लो रेंज में मास को बताने के लिए हमारे पास एटॉमिक यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट है, विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ द एटम एज। ये से एस्टेब्लिश किया गया है और कैसे किया गया है? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1 U is equal to 1/12 of the mass of an atom of कार्बन 12। कार्बन 12 के मास का 1/12 जो पोर्शन होता है उसे 1 U कहते हैं। ठीक है, कार्बन 12 का भी कौन सा आइसोटोप लेना है? जो 12-6 ऐसा है। ठीक है, इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसमें शामिल रहेगा। तो इतना kg ये हो जाए 1.66 × 10⁻27 kg को 1 U कहेंगे। ठीक है, यही सिंपल बात हो गया। ठीक, ये छोटा यूनिट्स है। जैसे लेंथ में भी हमने देखा था कि फर्मी, एंगस्ट्रम, ये सब छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए एक अलग यूनिट हो गया था। उस वजह से मास में छोटा यूनिट को मेजर करने के लिए है, सिंपल है। मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द कॉमन बैलेंस लाइक द वन यूज इन द ग्रोसरी शॉप में जो आप देखते हो, जो कॉमन बैलेंस, उसी से मास को निकाला जा सकता है। जो कॉमन अवेलेबल ऑब्जेक्ट है, बॉल है, चीनी है, आलू है, प्याज है, इन सब चीज़ों को। लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक प्लैनेट, स्टार्स एक्सेट्रा। अगेन आप वही बैलेंस लेके नहीं पहुंच जाओगे सन पे कि अच्छा वेट करके देखते हैं कि तुम्हारा मतलब मास कितना है। इनडायरेक्ट मेथड हमें अपनाना पड़ेगा वहाँ पर भी, और उसका मास बहुत ज़्यादा होता है। बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग द ग्रेविटेशनल मेथड। ग्रेविटेशनल मेथड से हम इसको मेजर कर सकते हैं मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, मास ऑफ सन। ठीक है, इसमें इनडायरेक्ट मेथड वो अपनाएंगे। जैसे हमने लेंथ जो मॉलिकुलर डायमीटर निकालने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑयलिक एसिड को कैसे हम एक ने मोनो मॉलिकुलर लेयर बनाया था वाटर के ऊपर, और फिर हमने उसको एस्टिमेट किया था। तो इस तरह से एस्टिमेट किया जा सकता है ग्रेविटेशनल मेथड से, जो कि आपको पढ़ना है किसमें? अभी आने वाले चैप्टर्स में, जब पूरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा तब। 4 मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मास ऑफ एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल एक्सेट्रा बी मेक यूज ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ इन विच रेडियस ऑफ द ट्राजेक्टरी is proportional to the mass of charged particle moving in uniform electric and magnetic field।
ये स्पेक्ट्रोस्कोप से स्पेक्ट्रोग्राफी ग्राफ जो है उससे हम यूज करते हैं छोटे छोटे मास को मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ना है, जैसे या इसको जानना है तो एकदम डिटेल अलग से लेक्चर बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्क्रू गॉज और इन सब चीज़ों को समझने के लिए है अलग से पूरा। देखिए अब आ गया हमारे पास में रेंज ऑफ मासेस क्या है। हमने देखा छोटे से लेके बड़े तक वो है, तो रेंज ऑफ मासेस हम देखते हैं क्या होगा। द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज, बहुत वाइड रेंज में वेरी करता है। दीज मे वेरी फ्रॉम टाइनी मास ऑफ द ऑर्डर 10⁻³ kg of an electron to the huge mass about 10⁵ kg of known universe। known universe का मास इतना, जो सबसे बड़ा अभी मतलब जितना हमें ह्यूमन को नोन है, और सबसे छोटा 10⁻³ kg है। ये पूरा दिया गया है। 2.4 gives the range and order of the typical mass ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। जैसे साइज, ये तो प्रोटॉन, ये तो लेंथ का है, रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ लेंथ। जैसे साइज ऑफ प्रोटॉन जो पहले देखा था 10⁻15 में है, और इसको बढ़ते 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 हम गए थे तो यूनिवर्स के लेंथ पे पहुंच गए थे, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसका हमने पिछले बार में फ़ोटो दिखा दिया था आपको पिछले लेक्चर में। ठीक, तो हम मेन 2.4 को देखना है, रेंज ऑफ मासेस को देखना है, और फिर टाइम को भी हम मेजरमेंट के बारे में भी देख लेंगे। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये सब चीज़ याद करके नहीं रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का यदि मास देखोगे तो 10⁻³ है, और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का देखोगे तो 10⁵ है, और ये बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, सन, मिल्की वे, ऐसे करके। ठीक है, प्रोटॉन का, यूरेनियम एटम का, ब्लड सेल का, डस्ट पार्टिकल, रेन ड्रॉप, मॉस्किटो, ग्रैप्स, ह्यूमन 10⁻² में 100 kg तक आ जाता है, ऑटोमोबाइल, बोइंग एयरक्राफ्ट, मून, अर्थ, सन, ऐसे करके बढ़ते जाता है। ठीक है, तो मास का रेंज भी आपने देख लिया, कितना छोटा से कितना बड़ा हो सकता है। मेजरमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट इनडायरेक्ट एस्टिमेशन के लिए हमारे पास मेथड है। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम देखते हैं कि टाइम का मेजरमेंट कैसे होगा। ठीक है, अब मेजरमेंट ऑफ टाइम कैसे होगा। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। एक क्लॉक की हमें ज़रूरत होती है। बी यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। एक एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम हम मेजर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि टाइम में यदि हर रोज़ थोड़ा लैप्स होता जाए या गेन होता जाए तो ईयर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, पूरा जो कैलेंडर का प्लानिंग होता है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम बहुत एक्यूरेटली मेज़र करना बहुत ज़रूरी है, और एटॉमिक स्टैंडर्ड से हम उसको मेज़र करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन द सीजियम एटम। एक सीजियम एटम है, उसमें पीरियोडिकली वो वाइब्रेट करते रहता है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि इतना वाइब्रेशन, हाँ इतना वाइब्रेशन कर लिया, इतना सेकेंड में हम इसको ये कहेंगे, इसको 1 सेकेंड कहेंगे। दिस इज़ द बेसिस ऑफ द सीजियम क्लॉक, समटाइम कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। सीजियम क्लॉक जो है वो उसी पे बेस्ड है, यूज्ड इन द नेशनल स्टैंडर्ड। नेशनल स्टैंडर्ड में जैसे वेट के लिए था, उसी तरह से नेशनल स्टैंडर्ड में इसको भी रखा गया। सच स्टैंडर्ड आर अवेलेबल इन मैनी लैबोरेटरीज इन द सीजियम एटॉमिक क्लॉक। The second is taken as the times need for this much of vibration। जो एटॉमिक क्लॉक है, सीजियम क्लॉक जो है वो देखो कितना बड़ा है, इतना नंबर ऑफ वाइब्रेशन जब कर लेगा तो हम उसको 1 सेकेंड कहेंगे। सोचो कितना हाई स्पीड से वाइब्रेट करता होगा। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ द रेडिएशन corresponding to the transition between the two hyperfine level of the ground state of cesium 133 एटम। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखोगे बहुत अच्छे से किस तरह से कि कोई ग्राउंड स्टेट पे आता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, इसके कई सारे ऑर्बिट है, यहाँ से यहाँ तक जब आता है तो ये लाइट को इजेक्ट करता है, और उसके फ्रीक्वेंसी, इन सब चीज़ को देख के हम उसके वाइब्रेशन को देख सकते हैं। ठीक है, द वाइब्रेशन ऑफ द सीजियम एटम रेगुलेट द रेट ऑफ दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक जस्ट एज द वाइब्रेशन ऑफ द बैलेंस will regulate an ordinary wrist watch or the vibration of the small quartz crystal regulator quartz wrist watch। wrist watch में क्या होता है ना, वो वाइब्रेटन, जैसे अंदर में क्या होता है, जैसे यदि क्वार्ट्ज क्रिस्टल लगा रहता है, वो समथिंग टाइम से ऐसे वाइब्रेट कर दिया तो एक कांटा ऊपर चला जाएगा, फिर वाइब्रेट कर दिया तो एक कांटा ऊपर चला, वाइब्रेट एक कांटा ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह से उसमें वाइब्रेशन के अनुसार से हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं टाइम को। ठीक, अब हमारे पास में नेक्स्ट में जो सीजियम क्लॉक है,
इससे हम, अच्छा थ्योरेटिकल है तो ऐसा नहीं कि इसको एकदम ऐसे ही पढ़ ला रहो, मैं एक चीज़ बताऊंगा अभी लेक्चर के लास्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। द सीजीएम एटॉमिक क्लॉक आर वेरी एक्यूरेट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है। द प्रिंसिपल दे प्रोवाइड द पोर्टेबल स्टैंडर्ड, द नेशन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकेंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन थ्रू 4 सीजीएम एटॉमिक क्लॉक। 4 सीजीएम एटॉमिक क्लॉक हमारे पास है, जिससे हम पूरे नेशन अपने इंडिया का क्या करते हैं, टाइम को बताते हैं कि किस समय क्या हुआ है। सीजीएम एटॉमिक क्लॉक इज यूज एट द नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली टू मेंटेन द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को मेंटेन करने के लिए जो क्लॉक है वो दिल्ली में रखा गया है, ठीक है, और उसी के अनुसार से हम कहते हैं कि इतना टाइम हुआ है, ठीक है। उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जो कि बहुत माइनर से उसमें वो चेंज होती है, ठीक है। इन आवर कंट्री NPL हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन एन improvement of physical standard including that of time, frequency, etc. Note that the Indian Standard Time IST is linked to this set of atomic clock. The efficient CGM atomic clock are so accurate that they impart the uncertainty in time realization as, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और ये इतना एक्यूरेट है कि इसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि ये लगभग इसकी अनसर्टेनिटी मतलब एरर मतलब जैसे टाइम जो बताया उसमें कितना एरर हो सकता है, वो +-1 × 10⁻13 है, मतलब 1 पार्ट इन 10⁻13। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट द अनसर्टेनिटी गेन्ड ओवर टाइम बाय सच डिवाइस इज लेस देन 1 पार्ट इन 10⁻13। दे लूज और गेन नो मोर देन 3 माइक्रोसेकेंड इन 1 ईयर। आप सोचो, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा जो उसमें एरर आ सकता है वो 3 माइक्रोसेकेंड का आ सकता है। 3 माइक्रोसेकेंड मतलब आप सोच भी नहीं सकते। 2 सेकेंड के अंदर में कितने 1 2 ये जो बीच में जो इंटरवल मैं काउंट कर रहा हूँ 1 सेकेंड का, उसके अंदर में कितने माइक्रोसेकेंड, 10⁻6 माइक्रोसेकेंड। आप 1 सेकेंड का जो इंटरवल है उसको डिवाइड करते ये 10⁻⁻6 ऐसा कर दो, मतलब 1/10⁻6, एक में 10⁻6 टाइम्स डिवाइड कर दो, जो छोटा सा पार्ट आएगा उसको 1 माइक्रोसेकेंड कहेंगे, वैसे 3 माइक्रोसेकेंड 1 ईयर में, जो कि ऑर्डिनरी चीज़ों के लिए तो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। इन व्यू ऑफ द ट्रीमेंडस एक्यूरेसी इन द टाइम मेजरमेंट, the SI unit of the length has been expressed in terms of the path length of light travel in certain interval of time। ये इसी को देखते हुए उसने लेंथ को भी रिप्रेजेंट किया कि इतने वाइब्रेशन के बाद में जितना लेंथ ट्रेवल करेगा उसको हम बता सकते हैं मीटर में। In the time interval of event that we come across in the universe vary over a very wide range। जो टाइम इंटरवल जो होता है इवेंट का, अक्सर टाइम का एसोसिएशन हमेशा इवेंट से होता है। अच्छा, ये काम इतने देर में हो गया, ये काम इतने देर में हो गया, ये काम इतने देर में हो गया, तो किसी इवेंट का इंटरवल जो होता है वहाँ पे टाइम का सेंस हम कोशिश करते हैं समझने का, ठीक है। तो उसका रेंज दिया गया है 2.5 में। एक बार देख लेते हैं क्या है पहले कि कुछ इवेंट का टाइम इंटरवल कितना है, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ये इस टेबल में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लाइफ स्पैन मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, मोस्ट जो अनस्टेबल पार्टिकल है उसका लाइफ स्पैन है 10⁻24। बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बना ख़त्म हो गया, जो मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल है 10⁻24 सेकेंड के लिए रहता है, ठीक है। टाइम रिक्वायर फॉर लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻20। न्यूक्लियर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए क्या ही मतलब नगण्य हो गया। पीरियड ऑफ एक्स रेज 10⁻19। पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन 10⁻15, बहुत छोटा टाइम है। पीरियड ऑफ लाइट वेव 10⁻15, लाइट वेव जो वाइब्रेट करती है उसका जो इसके पास में। लाइफ टाइम ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम 10⁻8। पीरियड ऑफ रेडियो वेव, पीरियड ऑफ साउंड वेव
पीरियड का मतलब होता है कोई वेव यदि आगे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो कुछ देर बाद ये क्या होगा, जैसे ये जो वेव होगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसे जो टाइम लगा उसे हम वन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेव का डिफरेंट होगा, जितना हाई स्पीड उतना कम टाइम पीरियड होगा। क्लियर। विंक ऑफ द आई ऐसे करो, ये लगभग कितना है 10⁻⁻1। टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट वो 10⁻0 के रेंज में होता है। ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ 10⁻0 मून टू अर्थ में 10⁻0 के रेंज में लाइट आ जाती है। ट्रेवल टाइम फॉर लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ 10⁻2 के रेंज में होता है, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट 10⁻4। इस तरह से एज ऑफ यूनिवर्स 10⁻17 तक है। तो ये टाइम इंटरवल डिफरेंट डिफरेंट है किसी इवेंट के लिए, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे जन्म लेना और मृत्यु, हमें हमारा अर्थ से जाना, दोनों के बीच का पार्ट पूरा इवेंट हो गया। तो कोई बता सकता है कि हमारा एज कितना है, तो हम उसको टाइम एक इंटरवल ऑफ टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो टाइम का हमने देखा कि ये क्या है 2 पॉइंट उसमें हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखा कि यू मे नोटिस दैट देयर इज एन इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बिटवीन द नंबर ऑफ appearing in table 2.3 and 2. Note that the ratio of the longest and shortest length of object in our universe is 10⁻41। मतलब एक चीज़ ऑब्जर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी होता है। और टेबल को देखोगे तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट का जो हमारे पास में रेशियो है वो कितना है 10⁻41 के आसपास में है, ठीक है, रेशियो। Interestingly enough, the ratio of the longest and shortest time interval associated with the event of an object in our universe is also 10⁻41. This number itna comes up again in T2.4, which lists typical masses of object. The ratio of the largest and smallest mass of the object in our universe is about 10⁻41 का square. In this curious coincidence between these large numbers प्योरली एक्सीडेंटल है, प्योरली एक्सीडेंटल है, इसके पीछे कारण नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो नेचर है ह्यूमन का पढ़ने का, स्टूडेंट का, ये क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं बता दूं, देखो ये जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो बहुत जल्दी जल्दी और सब चीज़ को पढ़ लिया। जहाँ पे हम चीज़ों को इग्नोर करते हैं साइंटिस्ट वहीं उसको पकड़ लेता है। लेकिन मुझे बहुत सारे टाइम और उसको ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं भी साइंटिस्ट रह चुका हूँ, एटॉमिक साइंटिस्ट, किसमें, बार्क में, ठीक है। तो कभी कभी मन करता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, एकदम उसके इनसाइड स्टोरी बताया जाए, लेकिन मुश्किल, मतलब कि टाइम बाउंड होता है, बहुत मुश्किल होता है कि सब चीज़ को इतना एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। बट आप देखो अभी जो आपने पढ़ा लेंथ, मास और टाइम, क्या चीज़ पढ़ा, लेंथ, मास एंड टाइम। न्यूटन के अनुसार से लेंथ जो होता है वो चेंज नहीं होता। कहने का मतलब, यदि ये पेन है, यदि 10 सेंटीमीटर का है, आप इसे कार में ले जाओ, आप इसे दूसरे प्लैनेट पे ले जाओ, कहीं पे ले जाओ, लेंथ सेम रहेगा, ऐसा न्यूटन का कहना था। सेम चीज़ मास के बारे में कहना था कि मास यदि 1 kg का है, कहीं पे भी ले जाओ, किसी भी इन्वायरमेंट में ले जाओ, 1 kg ही रहेगा। और सेम चीज़ टाइम का है कि किसी चीज़ का, यदि जैसे हमारा लाइफ स्पैन यदि सपोज करो कि 100 ईयर का है, तो 100 ईयर मतलब 100 ईयर, मैं 150 नहीं हो सकता, ठीक है। कहने समझ में आ रहा है। या इसको ऐसे समझते हैं, टाइम वेरिएशन को ऐसे समझते हैं, जैसे लेंथ वेरी नहीं कर सकता, मास वेरी नहीं कर सकता, वो समझ में आ गया। टाइम वेरी नहीं कर सकता, उसको समझने के लिए सपोज करो कि 2 बच्चा आज जन्म लिया, ठीक है, मैं हो गया 20 साल का और वो बच्चा 10 साल का ही हुआ, मेरे साथ जन्म लिया था, देखो, तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में टाइम में वेरिएशन आ गया, जो पॉसिबल नहीं है नॉर्मल थिंकिंग के। बट आइंस्टीन है तो इन्हीं तीनों को लेके वेरिएबल बना दिया। वो कहते हैं लेंथ भी वेरी करेगा, मास भी वेरी करेगा और टाइम भी वेरी करता है, और ये सब चीज़ स्पीड के साथ में होता है। उनका कहना था कि यदि आप एक ऐसे फ्रेम में बैठ जाओ जो हाई स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका मास बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका टाइम घटना शुरू हो जाएगा, लेंथ घटना शुरू हो जाएगा, मतलब ये सब चीज़ में क्या होता है, चेंजिंग आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो चैप्टर में कुछ यदि टॉपिक दिया गया है तो कभी कभी उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जिसको मन में ये चीज़ है कि फिजिक्स से मतलब प्यार है और फिजिक्स में इंटेंस जाना है, और एनसीईआरटी ने हर चीज़ को छुआ है,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा कि ये चीज़ ये वेरी करेगा, मैंने आपको बता दिया गुरु इसलिए होते हैं कि उनको जो भी चीज़ हो उसको वहाँ से निकाल के और आपको दिया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए, ठीक है। तो जिसको इस ढंग में सोचना है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ सकता है, ठीक है, इसके बारे में जो ये सब चेंजिंग को उन्होंने देखा है। तो जैसे ही आप जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स था या न्यूटोनियन फिजिक्स था उससे जैसे ही आप मॉडर्न फिजिक्स में आओगे जहाँ पे आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, तो जो जो कांस्टेंट उन्होंने रखा था वो सबको ओपन करके उन्होंने खोल दिया कि नहीं ये भी वेरी होगा, ये भी वेरी होगा, ये भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तीनों चीज़ को आप देखोगे तो, बट थ्योरेटिकल है। तो हम सोचते हैं कि अच्छा थ्योरेटिकल है तो चल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है। मेरे पढ़ाने का स्टाइल भी इस क्लास में ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन ये मुझे उन सभी को पकड़ना है जो पढ़ना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं, हमें सबको पकड़ना है। इसलिए हमने इसको दोनों चीज़ को रखा कि जिसको जल्दी से पढ़ना है ठीक है, उनके लिए लेक्चर ख़त्म हो गया, जिनको और स्पेशल जानकारी चाहिए उनको ये सारा चीज़ पता चल गया। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।